वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 1 के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एक बार आपके क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्वेश्चन नंबर 1.23। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर. On their inner faces, the plates have surface charge density of opposite signs and of magnitude 17 into 10 raised to power minus 22 coulomb per meter square. What is E? Electric field की बात कर रहा है. A point in the outer region of the first plate, B part in the outer region of the second plate and C part between the plates. ठीक है. तो डायग्राम का बहुत बड़ा रोल रहेगा. डायग्राम पहले हम बना लेते हैं, उससे पहले हम क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं. तो गिवन आपको एक ही चीज है. क्वेश्चन नंबर 1.23. ठीक है. तो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है सिग्मा इज इक्वल टू 17 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. बस गिवन यही है. और निकालने को क्या क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में कितनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन में कितनी है. आपसे ये तीन चीजें पूछी है, जिसमें चलो अकॉर्डिंगली हम करते हैं इसको. ठीक है. तो एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम में क्या क्या है? दो प्लेट्स बोल रहा है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है. मैं दो अलग अलग मार्कर यूज करूंगा, पॉजिटिव प्लेट के लिए अलग और नेगेटिव प्लेट के लिए अलग. ठीक है. तो ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट आई, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? 17 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 22. ठीक है. सिमिलरली इसी के साथ एक और नेगेटिव प्लेट पड़ी है, ये नेगेटिव प्लेट आ गई. दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम. ठीक है. अब ए बी सी अलग अलग पार्ट में इन तीनों रीजन्स के बारे में बोला हुआ है. आपके पास इस प्लेट के लेफ्ट साइड को रीजन 1 बोला गया, इन दोनों प्लेट्स के बीच वाले पार्ट को रीजन 2 बोला गया, और यहां पे रीजन 3 बोला गया. ठीक है. पहले समझ लेते हैं क्या क्या. अगर हम पॉजिटिव प्लेट की बात करें तो यहां से फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. कहने का क्या मतलब है? ये फील्ड लाइन इस साइड जाएगी रीजन 2 में, ये फील्ड लाइन इस साइड जाएगी रीजन 3 में, और इस फील्ड लाइन की इस साइड डायरेक्शन रहेगी रीजन 1 में. ठीक है. आई होप ये सबको क्लियर हो. सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन रहती है वो इनवर्ट रहती है. तो इसका मतलब रीजन 3 पे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ होगी, रीजन 2 में फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और रीजन 1 में फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी. तो ये हमें गिवन है. प्लस इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, कौन सा एक्सप्रेशन हम यूज करने वाले हैं. गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन में हम पढ़ते हैं कि एक सिंगल शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. सिंगल शीट के कारण मतलब अगर मैं इस सिंगल शीट की बात करूं तो तीनों रीजन में सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. इस सिंगल शीट की बात करूं तो तीनों रीजन में ट्वाइस सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. दो रीजन के कारण, दो शीट्स के कारण बीच में आपके पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन और साइड्स में 0 रहती है अगर वैल्यूज सेम. तो पहला पार्ट क्या पूछा हुआ है? ए पार्ट कि E1 की क्या वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है. तो मैं यहां पे लिख देता हूं. आपके पास इसको शीट ए ले लेते हैं और इस पार्ट को शीट बी ले लेते हैं. मैं E A की वैल्यू पहले लिख देता हूं. EA इज इक्वल टू सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट किसी भी रीजन में. ठीक है. सिमिलरली EB की क्या वैल्यू है? सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट किसी भी रीजन में. ठीक है. दोनों की वैल्यू सेम है. हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का इस एक्सप्रेशन के साथ कुछ लेना देना नहीं है. नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का डायरेक्शन के साथ लेना देना है, वो हम डायग्राम में मेंशन कर रहे हैं. ठीक है. अब वो कह रहा है कि पहले रीजन में कि आउटर, पहली जो आपके पास शीट है इसके आउटर रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए. चलो देखते हैं. सिग्मा फर्स्ट. अब मुझे बताओ पहली शीट के कारण फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट साइड में. दूसरी शीट के कारण फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है? राइट साइड में. मतलब ब्लैक वाले के कारण लेफ्ट साइड में और ब्लू वाले के कारण राइट हैंड साइड में है. तो नंबर लाइन को अगर हम यूज करें तो राइट साइड जाना पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड जाना क्या होगा?
नेगेटिव। तो यहां पे वैल्यू मेरी बनेगी ई ए के लिए ई बी क्योंकि वो राइट हैंड साइड में जा रही है डायरेक्शन, माइनस ई ए क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है डायरेक्शन। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट क्या रहेगा? 0। तो आपके पास ए पार्ट इस तरीके से रहा। बी पार्ट में क्या कह रहा है? E3 कि सेकंड शीट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? वापिस देखते हैं। अब आप देखिए जरा, राइट साइड कौन सी वाली फील्ड जा रही है? ए वाली या बी वाली? ए वाली, ई ए। लेफ्ट साइड कौन सी जा रही है? बी वाली शीट के लिए, माइनस ई बी। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट क्या आएगा? 0। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आ गया और सेकंड पार्ट का रिजल्ट आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट के लिए। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कहां पे कर रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है सी पार्ट में ई सेकंड की फील्ड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं ई सेकंड के लिए। फर्स्ट शीट के कारण राइट साइड जा रहा है ई ए, सेकंड शीट के कारण भी राइट साइड जा रहा है प्लस ई बी। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके पास कोई अगर रैंडम क्वेश्चन आए तो किस तरीके से मैथमेटिकली क्या करना है आपको पता चल जाए। तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बन गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जस्ट वैल्यू पुट करो। E2 सिग्मा क्या है? 17 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 22। एक साइड में एक मैथमेटिकल पार्ट लिखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं। यहां पे देखिएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका होता है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। सबको पता है ये कांस्टेंट है। तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो गया? 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। हाँ, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की सिंपल वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 भी हो सकती है। आप डायरेक्टली वो भी कर सकते हो, बट मेरे लिए डिवीजन से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन इजी रहता है, तो मैं इसको इस फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल, ये वैल्यू लिख दो इसकी जगह, इंटू 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। E second is equal to 17 into 36 into 22 by 7 into 10 raised to power minus 13। ये वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे बताना 7 1 द 7 5 द 35, क्या मैं इसको 5.1 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं मैं इस चीज को 5.1। तो फर्दर कैलकुलेशन में यहां पे लिख देता हूं। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? ई सेकेंड रीजन के लिए 17 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग से। 17 इंटू 22 इज इक्वल टू 374 इंटू 51 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14। 7 इंटू 22 कर दिया, 5.1 को 51 लिख के पावर की वैल्यू 10 रेज टू पावर माइनस 14 लिख दी। तो जब मैं 374 इंटू 51 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 19074 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14। तो ये वैल्यू बन गई 1.9074 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10। तो आपके पास रिजल्ट आ गया 1.9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 कूलम, सॉरी न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड रीजन के लिए आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल था। हमने एक जानबूझ के एक्सप्लेनेशन ज्यादा दी है ताकि आप जो इसमें कंसेप्ट है, ताकि आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता चल सके। ठीक है, आप डायरेक्टली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का रिजल्ट यूज कर सकते थे, बट हमने स्टेप बाय स्टेप किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन आ रही है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ लेना देना नहीं है। इसका जो भी लेना देना है वो किसके साथ है? डायरेक्शंस के साथ है। ठीक है, तो हमारे पास चैप्टर फर्स्ट का टेक्स्ट बुक का लास्ट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।